आज हमारे साथ है मिस्टर अमन और ये हमारा जियो पॉलिटिक्स का सेकंड एपिसोड है। पहले जानेंगे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है इस टाइम। इंडिया कब तक सुपर पावर बन सकता है? उसके पास न्यूक्लियर पावर होना ही जरूरी है। से पहले बस एक कंट्री को लेकर इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस होता था, स्पेशली रशिया। रसिया को लेकर। एक चाइना का बस एक ऐसा पॉलिसी है, अपने लैंड को इंक्रीज करना, जो ग्लोबल रिच बॉलीवुड को मिल रहा है, इंडियन क्रिकेट, इसको अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मेनली। इंडिया एआई और टेक्नोलॉजी पर बेस है, क्या वो ग्लोबल पावर बन सकता है? मेनली देखा जाए इंडिया अपने इकोसिस्टम को बहुत मजबूत कर रहा है, जो क्या सुपर पावर बनने की श्रेणी में बहुत फास्ट, बहुत जल्दी सुपर पावर बन सकता है इंडिया। आज हमारे साथ है मिस्टर अमन और ये हमारा जियो पॉलिटिक्स का सेकंड एपिसोड है और हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं इंडिया कैसे सुपर पावर बन सकता है और इंडिया इस टाइम पे कहाँ स्टैंड कर रहा है ग्लोबली, और इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है सुपर पावर बनने तक की और वो कैसे वहां तक बन सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस किए हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो हम सबसे पहले जानेंगे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है इस टाइम पे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया पहले तो खुद के इंटरेस्ट पे काम कर रहा होता है, और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह से है कि वो 5 पिलर्स पे डिपेंड करता है। 5 पिलर्स के ऊपर, इसमें से सिक्योरिटी आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और उसमें से बहुत सारी स्ट्रैटेजिक एनोटमी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और इंडिया एक ऐसा स्टेट है जो खुद को एक इंडिपेंडेंट शो करता है, किसी और पे डिपेंडेंट, किसी और को कॉपी नहीं करना चाहता। तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह से। किसी कंट्री को ग्लोबली सुपर पावर बनने के लिए कौन कौन से कंडीशंस के साथ गुजरना पड़ता है? जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी बहुत चीजों पे काम कर रहा है, लेकिन 4 चीज जो होते हैं जो किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनाता है, वो तो पहले मिलिट्री होता है, मिलिट्री पावर, और ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, और उसे, और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और टेक्निकल फील्ड में वो कंट्री कितना हाईटेक है, ये काफी मैटर। हाँ, ये मैटर करता है। और इंडिया में अभी इंडिया फिफ्थ से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ चुका है इंडिया, और इंडिया का टेक्नोलॉजिकल जो साइट है वो भी ग्रो हो चुका है, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो चुका है, जैसे हम सब जानते हैं। और मिलिट्री में 4th पोजीशन पे इंडिया आता है। तो अभी इंडिया को और काम करना पड़ेगा एक सुपर पावर बनने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल आर्मी का होता है? आर्मी जैसे मिलिट्री 4th पोजीशन पे होता है, किसी भी कंट्री के लिए उसका मिलिट्री इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अगर उसका मिलिट्री स्ट्रांग होगा तो कोई भी कंट्री उसके ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकता। और एक चीज और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी आप देख रहे होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सीन है, ईरान के पास, उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो इस टाइम पे यदि किसी कंट्री को यदि सुपर पावर बनना है तो उसके पास न्यूक्लियर पावर होना ही जरूरी है। आपको क्या लगता है? स्ट्रेटेजिक, जब भी आप देखोगे इंडिया अगर किसी से फाइट हो रहा है तो इंडिया स्ट्रेटेजिकली भी बहुत, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, वहां पे बहुत सारे फील्ड इंडिया के लिए भी ओपन रहेगी उस समय स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर के लिए। और जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखा जाए तो न्यूक्लियर वेपन किसी भी देश के लिए यूज करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद एक ह्यूमन है, और एक ह्यूमन मतलब दूसरे ह्यूमन को समझते हैं। तो कोई भी कंट्री इतनी जल्दी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करता, इसलिए स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इंडिया भी उस चीज पे काम कर रहा है। इंडिया नॉन अलाइनमेंट रूल को फॉलो करता है। कोल्ड वॉर में इंडिया नॉन अलाइनमेंट को फॉलो करता था, लेकिन एट प्रेजेंट इंडिया इज नॉट फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं। यूएस के साथ डिफेंस डील, रशिया के साथ वेपन डील, और मिडिल ईस्ट के साथ एनर्जी को लेकर बहुत सारे डील्स हैं, और जैसे क्वाड कंट्रीज के साथ इंडिया अलग कुछ प्रिपेयर कर रहा है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो करना एट प्रेजेंट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया। एक्जेक्टली नॉन अलाइनमेंट होता क्या है? नॉन अलाइनमेंट मोशन मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री को लेकर इंडिया मतलब
एक कंट्री को लेकर बाइज नहीं होना, मतलब एक कंट्री के ऊपर, एक ही कंट्री के ऊपर जाना। ओके, जो पहले तो होता था, पहले होता, जैसे पहले बस एक कंट्री को लेकर इंडिया बहुत ज्यादा सीरियस रहता था, स्पेशली रशिया। हाँ, रसिया को लेकर। हाँ, अब इंडिया के कारण बहुत मतलब मल्टीपल फील्ड्स में अपने आप को ले जा रहा है, दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर रहा है, ताकि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ और डिफरेंट वेज में इंडिया का जो ओवरऑल ग्रोथ है वो होता रहे। रशिया यूक्रेन का जो वार है, इसमें जो इंडिया है वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जबकि इंडिया जो है रशिया से इतना क्लोज है फ्रेंडशिप में, इस टाइम पे भले ही इंडिया अपने बेनिफिट्स की ओर जा रहा है, बट हिस्ट्री काफी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। पहले तो फ्रेंडशिप के नाते ओके, रशिया को इंडिया मतलब बहुत सारी चीप कॉस्ट पे वहां से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया और रशिया दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इंडियन मार्केट में वो कम सस्ते दामों पे वो तेल खरीद के इंडियन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी और रशियन के लिए भी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन में जब उनका ओवरऑल इकोनॉमी डाउन हो रहा था, तो इंडिया ऑयल खरीद के उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था, जो ना वेस्ट को प्रॉब्लम हो रहा था उनसे, ना ही रसिया को। इस वजह से इंडिया एक न्यूट्रल स्टांस रखता है वेस्ट के साथ भी और रसिया के साथ भी। चाइना के अगेंस्ट इंडिया का जो रियल स्ट्रैटेजी है वो क्या है? बिकॉज इस टाइम पे देखा जाए, इस टाइम से अब थोड़ा कहीं में बेटर हुआ है, क्योंकि अभी रिसेंटली जब पीएम मोदी गए थे वहां पे एक सम्मेलन में, उस टाइम से थोड़ा बेटर हुआ है, बट चाइना पे भरोसा किया नहीं जा सकता। जैसे कि पास्ट इसका देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? इंडिया की स्ट्रेटेजी, पहले तो इंडिया अपने बॉर्डर को सिक्योर करना चाहेगा। लद्दाख बॉर्डर जहाँ पे अक्साई चीन कनेक्टेड है इंडिया से, उस पोर्शन को, और क्वाड, बहुत सारे जो डिफरेंट एक वो ग्रुप्स बने हुए हैं इंडिया के डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, जो मतलब प्रो चाइना है, और बहुत सारे अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और उसके सामने अपने डिफेंस में और इन्वेस्ट करके और इम्प्रूवमेंट ला सकता है। तो ये सब है जो इंडिया को और काम करने की जरूरत है अपने स्ट्रेटेजी को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने डिफेंस को और इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है। सो देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया का जो पार्ट है, वो चाइना बोलता है कि वो हमारा पार्ट है। वो चाइना इसलिए बोलता है कि चाइना तिब्बत को जब ऑक्यूपाई किया था, तो ऑक्यूपाई किया हुआ तिब्बत को अरुणाचल का एक पार्ट, अरुणाचल को तिब्बत का एक पार्ट बोला जाता था। मतलब वो लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया हमेशा से अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट रहा है, और वो अवैध है, मतलब कि वो इंडिया का पार्ट ही है, वो बस अपील करते हैं। और मेनली अगर देखा जाए, चाइना का बस एक ऐसा पॉलिसी है अपने लैंड को इंक्रीज करना। पहले तिब्बत उसका पार्ट नहीं था, तिब्बत को अपने अंदर लिया। उसके बाद बहुत सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन स्टेट्स को भी, जिसमें अगर जम्मू एंड कश्मीर के कुछ पार्ट्स को देखा जाए, वो भी कहीं ना कहीं चाइना ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है। तो चाइना का ये हमेशा से बोल रहा है कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करना। तो उस चीज को लेकर इंडिया बहुत कंसर्न रहता है कि कैसे इस चीज को रोका जाए, हमें मतलब कि कैसे इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिया जाए। तो ये है। G20 की जो प्रेसिडेंसी रही थी अभी लास्ट में जब दिल्ली में हुआ था, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है? इंडिया G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया जो भी किया है वो बहुत इम्पैक्ट डाला इंडिया के ऊपर, और इंडिया ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया। और G20 समिट में ग्लोबल साउथ का एक वॉइस बना इंडिया। और G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को इन्वॉल्व करके उनको भी एक प्लेस, एक स्टेज प्रोवाइड किया अफ्रीकन यूनियन को भी। और जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है इंडिया का, वो बूस्ट हुआ। और इंडिया सिर्फ अपने आप को पार्टिसिपेट करने वाला शो नहीं, एक लीडर भी शो कर पाया, मतलब G20 समिट, ओवरऑल G20 समिट में। सो G20 समिट में बेसिकली देखा जाए तो हुआ क्या था ये समिट में? हाँ, उसमें बहुत सारे मतलब कि इंटरनेशनल जो जिस पे फोकस करना चाहिए, जैसे इन्वायरमेंट, बहुत सारे मतलब कि जैसे बहुत एनर्जी क्राइसिस, जो बहुत सारे एनर्जी क्राइसिस उस पे काम कर रहा था, रूल्स मेकिंग पे। हाँ, रूल मेकिंग पे काम कर रहा था कि जैसे सब कंट्री एक साथ मिलकर क्या नया कर सकते हैं जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी ग्रोथ बूस्ट हो।
ये सब क्योंकि काम आने वाले टाइम में एआई काफी बूस्ट अप होने वाला है हाँ और कहीं ना कहीं इसी ईयर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया कब तक सुपर पावर बन सकता है? जिस तरीके से अभी इस टाइम पे इंडिया ग्रो कर रहा है रैपिडली, और स्पेशली इस क्राइसिस में ईरान और इसराइल के वॉर में जो कंडीशंस आ रहे हैं, इसके बीच भी क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? उस तेजी से फिर से बन सकता है? क्योंकि इफेक्ट जो है उस वॉर का वो हर जगह हुआ है, हर कंट्री पे पड़ा है, तो फिर इस चीज से कैसे ओवरकम कर सकता है? जैसे हम जानते हैं इंडिया न्यूट्रल रह कोई भी काम करता है, तो 2030 तक हम देख सकते हैं इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में दिख सकता है। ग्लोबल पावर, सुपर पावर अभी नहीं बोल सकता, 2030 तक वो ग्लोबल पावर के रूप में दिख सकता है। और एज ए इंडिया जब 100 साल हो जाएगा उसके इंडिया के इंडिपेंडेंस का 2047 में, तो इंडिया एक सुपर पावर की श्रेणी में जा सकता है, क्योंकि उस समय पे इंडिया के पास बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ गेन कर चुका होगा इंडिया की जीडीपी लगभग हम कह सकते हैं वो 20 ट्रिलियन के लगभग पहुंच सकती है। और हम यहाँ पे देखते हैं जो चैलेंजेस हैं, जो इंडिया पे चैलेंजेस आएंगे जब सुपर पावर बनने की में जो चैलेंजेस आएंगे वो एजुकेशन का है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो बड़ा रोल प्ले करता है कि सुपर पावर बनने से रोक सकता है इंडिया को। और पॉपुलेशन प्रेशर, जो इतनी पॉपुलेशन को एक साथ हैंडल करना, ये प्रेशर बन सकता है इंडिया के लिए। और बहुत कुछ है, जैसे हम लोग एजुकेशन सिस्टम तो है ही, और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट जितना पॉपुलेशन रहेगा उसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं रहेगी इंडिया में। तो इस चीज पे इंडिया को काम करना पड़ेगा ताकि इंडिया फ्यूचर में जाके लगभग 2047 तक जाके इंडिया सुपर पावर बन सके। इंडिया सेक्रेटली सॉफ्ट पावर बन चुका है, और सॉफ्ट सुपर पावर होता क्या है? सॉफ्ट सुपर पावर ये होता है जहां पे कोई भी कंट्री अपने स्टेटस को शो करता है, मतलब कि अपने स्टेटस को पॉजिटिव वे में शो कर रहा होता है। जैसे हम कह सकते हैं बॉलीवुड, जो ग्लोबल रिच बॉलीवुड को मिल रहा है, इंडियन क्रिकेट इसको ग्लोबल रिच मिल रहा है, योगा, आयुर्वेद, जिसपे इंडिया बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रहा है, जिसके वजह से इंडिया को मतलब सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया उभर रहा है। तो हम लोग सॉफ्ट पावर में रख सकते हैं, इन चीजों को सॉफ्ट पावर में रख सकते हैं। और इसमें सुपर पावर बन रहा है कहीं ना कहीं। सुपर पावर, हाँ, सॉफ्ट पावर में इंडिया सुपर पावर बन रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए सॉफ्ट पावर में टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, तो उसमें इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। और इंडिया का हम ये नहीं कह सकते पीछे, इंडिया का जो टेक हब है वो बैंगलोर से मतलब ऑरिजिनेट होता है, जो इंडिया का बहुत जाइंट और आईटी सेक्टर जो इंडिया का बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा था उस साउथ में, इंडिया के जो साउथ में बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा होता है वहां पे। तो इंडिया एक ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को शो कर सकता है कि हाँ, इंडिया टेक्नोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रांग है। और इसको सुपर पावर में हम कह सकते हैं, ये भी एक सुपर पावर का एक पार्ट है, और इंडिया भी सुपर पावर में, ग्लोबल सॉफ्ट सुपर पावर में अपना नाम दे चुका है। क्वाड अलायंस का जो हिडन पर्पस है वो क्या है, और इसका एजेंडा क्या है, और ये किन किन चीजों पे काम करता है? क्वाड कंट्रीज 4 कंट्रीज को मिलकर बनी हुई है, अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मेनली इन चारों कंट्रीज का मेन पर्पस यही है कि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का डोमिनेंस है उस चीज को कम करना, और चारों कंट्रीज मिलके चाइना को टैकल कर सके, एक स्ट्रेटेजिकली चाइना को टैकल कर सके, इसलिए ये 4 कंट्री मिलकर काम करते हैं। और प्रेजेंट में देखा जाए तो यूएस इस चीज को लेकर ज्यादा मतलब क्वाड में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सो यूएसए तो सुपर पावर है इस टाइम पे, हर चीज में नंबर 1 पे, फिर ये चाइना के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि क्या लगता है कि चाइना उसे ओवरकम कर सकता है? डेफिनेटली चाइना मतलब कि सुपर पावर बनने की श्रेणी में जा रहा है, मतलब लगभग है वो सुपर पावर, आप बोल सकते हो। तो अमेरिका को टैग मिल चुका है सुपर पावर का, क्योंकि वो मल्टीपल फील्ड्स में काम बहुत पहले से कर रहा है, 100 साल बहुत पहले से काम कर रहा है वो, ठीक है। तो उसके पास एक टैग, आप कह सकते हो कि अमेरिका पास एक टैग है जो इस चीज को शो कर रहा होता है कि वो सुपर पावर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, जैसे यूक्रेन
यूक्रेन और रसिया वॉर में, और उसके बाद हम ईरान यूएस इजराइल वॉर जो हुआ था हो रहा है, इसमें देखने को मिलता है कि अमेरिका भी स्ट्रगल कर रहा है किसी वॉर को बहुत जल्दी खत्म करने में, क्योंकि उनको मतलब छोटे से छोटे प्लेस पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के इक्विपमेंट यूज करने पड़ जाते हैं, जहाँ पे ईरान बहुत कम मात्रा में किसी भी ड्रोन्स के माध्यम से अमेरिका के वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है, निगेटिव साइड दिखाता है अमेरिका की, वो सुपर पावर एक नाम का मतलब है, सुपर पावर तो है, लेकिन बहुत सारे और चीजों पे काम करना पड़ेगा ताकि वो सुपर पावर बना रहे। ओके, और जो अलायंस है वो इसी चीज पे वर्क कर रहा है, स्पेशली इंडिया मेनली ये काम जो अमेरिका का है कि वो चाइना को टैकल कर पाए, और हमेशा सुपर पावर अमेरिका बना रहे, चाइना नहीं। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर होने का डिप्लोमेटिक एडवांटेज क्या है? ये तो सबको पता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, बट इसका डिप्लोमेटिक वे में देखा जाए तो क्या एडवांटेज है? डिप्लोमेटिकली इसका एडवांटेज है, जैसे हम लोग इसको कहीं भी इंडिया को रिस्पेक्ट मिलता है इस चीज को लेकर कि इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर है, और ये एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में शो करता है कि अगर कोई फर्स्ट यूज पॉलिसी अगर कोई कंट्री इंडिया पे यूज करता तभी इंडिया यूज करेगा उस कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स को, और इंडिया को सिक्योरिटी गारंटी मिलती है, और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन पावर है इंडिया के पास इस न्यूक्लियर वेपन की वजह से, और बहुत कुछ में देखने को मिलता है, जैसे ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया को इस न्यूक्लियर पावर होने की वजह से। और कहीं ना कहीं जो कंडीशन अभी ईरान का है, यदि इस टाइम पे ईरान के पास यदि होता न्यूक्लियर पावर तो वॉर बिल्कुल भी नहीं, अभी वॉर स्टार्ट ही नहीं हो रहा होता। ऐसा आप कोई भी कंट्री नहीं देखोगे जिसमें जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और वो युद्ध लड़ रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान का बात कुछ अलग है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से लड़ता आ रहा है, तो इस दोनों कंट्रीज में कहीं ना कहीं मतलब इस चीज को लेकर अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान का उतना पता नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर है कि हमें कब कहाँ पे कितना एस्केलेट करना है। जैसे आप जानते होंगे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो इंडिया कहीं न कहीं मतलब एक स्टेज पे आके उस चीज को मतलब कि क्या बोलते उसे, कोई बात नहीं, कहीं काट दूंगा। इंडिया कहीं ना कहीं उस स्टेज पे आके सीज फायर एक स्टेज पे आके इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर करता है ताकि वो वॉर ज्यादा एक्सक्लेट ना हो। तो आप कह सकते हो कि इसमें मेनली इंडिया का मेन रोल है। इंडिया रिस्पॉन्सिबल पावर इसलिए है, वो बहुत चीजों को अपने अंदर लेता है और समझता है उस चीज को कि इस समय पे वॉर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंडिया वॉर से तो हमेशा पीछे मतलब वॉर से पीछे नहीं हटता, वॉर से बचना चाहता है कि किसी कोई भी अनस्टेबिलिटी इस रीजन में ना आए और ये रीजन ग्रो करता है। सो देखा जाए पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होना और इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन होना, जब हम कंपेयर करें इन दो चीजों, क्योंकि उसने तो टेक्नोलॉजी कहीं ना चोरी छुपे करके नहीं, ये वर्ड सही है, उस वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है स्पेशल न्यूक्लियर के लिए वो तो चुराया गया है, ऐसा उसने भी ऐसा बनाया है। और आपका जो कौन सा कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान ही इसको मतलब कि प्रोवाइड किया था नॉर्थ कोरिया को, और कहीं ना कहीं चाइना का बहुत सपोर्ट मिला है इस चीज में। सो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं कि इंडिया के पास होना और इन दोनों कंट्रीज के पास होना? ये इंडिया मेनली आप अगर देखो तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स जो पाकिस्तान के हैं उस चीज को डिस्ट्रॉय करने पे इंडिया ज्यादा फोकस करता है जब भी वॉर सिचुएशंस बढ़ते हैं, वॉर्स बढ़ते हैं, ताकि वो हमारे पे न्यूक्लियर अटैक करने का चांसेस कम हो पाए इंडिया के ऊपर। इसलिए इंडिया उसी जगह पे अटैक कर रहा होता है। मेनली ऑपरेशन सिंदूर में उसी जगह पे अटैक कर रहा था, न्यूक्लियर प्लांट्स जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हिडन होते हैं। हमें न्यूज में सुनने को मिलता है, और बहुत सारे रिसर्च जो डिप्लोमेट्स है उसी चीज को बता रहे थे कि इंडिया ऐसे प्लेस को टारगेट करता है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स रखे जाते हैं। और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होने के कारण इंडिया पाकिस्तान मतलब इस सदर्न रीजन में एक आप बोल सकते हो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि वो रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, वो कभी भी यूज कर सकता है अपने न्यूक्लियर वेपन को। तो इंडिया इस चीज से बचता है कि मतलब इसलिए वॉर से इंडिया थोड़ा मतलब बचना चाहता है कि ऐसे कंट्रीज के साथ लड़ना सही नहीं है। लेकिन अब
किस समय पे क्या हो सकता है वो हम कह नहीं सकते। लेकिन इन केस वो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था, तो इस केस में इंडिया अब क्या इंडिया का स्टैंड ये रहेगा, इंडिया बिल्कुल फाइट करेगा। इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से स्टॉप करे, मतलब रोक के वो जितना भी और एमिनेशंस हैं और तरीके हैं लड़ने का, उससे लड़ेगा। लेकिन मेनली वही बात आ जाती है, अगर पाकिस्तान के पास लड़ने का कोई हथियार नहीं है, वो न्यूक्लियर वेपन को ही चुनेगा इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए। तो इन चीजों को लेकर इंडिया का स्टांस वही रहेगा, फर्स्ट यूज पॉलिसी। अगर वो यूज करता है तो हम भी यूज करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते इसके ऊपर। इंडिया का जो मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी है वो कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाला टाइम के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम देख सकते हैं वॉर चल रहा है, इस बीच में भी इंडिया का जो स्ट्रैटेजी है वो काफी शार्प रहा है, काफी निष्पक्ष रहा है बिल्कुल। सो आपको क्या लगता है कि इसका जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होना चाहिए और इस टाइम पे कैसा है? इसमें इंडिया के रिलेशंस जो आप जानते हो मिडिल ईस्ट के साथ सारे कंट्रीज अच्छे हैं। इंडिया अपने सऊदी अरेबिया के साथ इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ पे डिपेंडेंट करता है, ऑयल के ऊपर, ऑयल इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। और ईरान के साथ कनेक्टिविटी, चाबहार पोर्ट जो इंडिया को कनेक्ट करता है पूरे एशिया से, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट, मतलब मिडिल ईस्ट नहीं, अब मतलब कि वहां से आप रसिया, हाँ, ईरान के थ्रू आप रसिया में इंटर कर सकते हो। रसिया और मेनी इस्लामिक कंट्रीज जो है उधर हैं, उसमें आप जा सकते हो, चाबहार पोर्ट के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो। और इजराइल के साथ इंडिया डिफेंस और टेक को शेयर कर रहा होता है। तो इन कंट्रीज के साथ इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आप कह सकते हो। तो इंडिया कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक, मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सकता है, चांसेस क्या? जरूर, क्योंकि इंडिया का आप पॉपुलेशन देखो, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत हाई, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया का। और जैसे ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से मतलब इंडिया को एक मिल सकता है कि हाँ उस कंट्री के पास होना ही चाहिए सिक्योरिटी में, मतलब यूएनएससी में परमानेंट सीट होना चाहिए। और बहुत कुछ लार्जर डेमोक्रेसी, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है कि इंडिया का डेमोक्रेसी बहुत सबसे वास्ट है, हिडन। और बहुत जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस में इंडिया बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स सेंड करता है पूरे वर्ल्ड को, जो यूएन में जाते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप होल्ड कर सकता है, और इसका दावेदार है इंडिया कि इंडिया को यूएनएससी में स्ट्रांगली एक सीट मिल जाए, परमानेंट सीट। तो इंडिया उस चीज को डिजर्व करता है। और इस टाइम पे देखा जाए तो यदि अमेरिका और इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, इस बीच में यदि कोई शांति स्थापित कर सकता है, पीस, इंडिया डेफिनेटली, इंडिया के पास है वो चीज। अगर इंडिया चाहे पूरे इन्वॉल्व होकर उस चीज को रोकना तो जरूर कर सकता है, क्योंकि इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छा है, इजराइल के साथ भी अच्छा है, अमेरिका के साथ भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, जो इकोनॉमिकल कंडीशन और जो पावर होता है वो भी है इंडिया के पास है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन। लेकिन इंडिया इसमें न्यूट्रल से रहना चाहेगा कि अगर इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है इन चीजों में, तो इंडिया कहीं ना कहीं, इंडिया को जो डिप्लोमेसी है, इंडिया का डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं वो हिट होगा। अगर कोई कंट्री अगर वॉर में जा रहे हैं, वो खुद की मर्जी से जा रहे हैं, मतलब कि उनका खुद डिप्लोमेसी हो, किसी कंट्री के साथ लड़ना, किसी कंट्री के साथ लड़ने का खुद का स्ट्रेटेजी होगा, तो इंडिया उसमें इन्वॉल्व होके एक रिलेशन आप गैप हो सकता है। तो उस चीज से इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहना चाहेगा और उस चीज से बचना चाहेगा। इंडिया एआई और टेक्नोलॉजिकल रेस में क्या वो ग्लोबल पावर बन सकता है? क्योंकि इस टाइम पे ही नहीं, इवन आप फ्यूचर भी देखें तो टेक्नोलॉजी का जो पकड़ है वो काफी अहम होने वाला है किसी भी कंट्री के लिए। सो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है और कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज को अडॉप्ट करना? इंडिया मेनली देखा है, इंडिया अपने इकोसिस्टम को बहुत मजबूत कर रहा है, जो एआई इकोसिस्टम बना हुआ है, डिजिटल इंडिया। बहुत सारे मतलब कि गवर्नमेंट के थ्रू भी एक स्कीम निकला गया डिजिटल इंडिया, बहुत डिफरेंट वेज में। और इंडिया स्टार्टअप इकोनॉमी का एक हब बन चुका है बहुत पहले से। और बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है, एआई डेवलपमेंट। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो है जैसे जनरेशन गैप, मतलब कि उसमें कह सकते हैं ना कि बहुत सारे कुछ ऐसे भी पार्ट है जो जनरेशन गैप बोल सकते हैं कि बहुत
जो 30-35 जो ऊपर के लोग हैं वो इस चीज को ठीक से समझ नहीं पा रहे, और जो मेन न्यू यूथ जेनजीज हैं वो इस चीज को समझ पा रहे हैं। और इस सपोर्ट कनेक्टिविटी इन दोनों का तालमेल अगर सही से बैठ जाए तो हो सकता है। और मेनली फंड इंडिया जनरेट नहीं कर पा रहा है इन चीजों के लिए। अगर इन चीजों में इंडिया फंड जनरेट कर लेता है तो इंडिया सुपर पावर बनने की श्रेणी में बहुत जल्दी सुपर पावर बन सकता है इंडिया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इस टाइम पर टेक ही रहा है। अब चाहे वॉर के फील्ड में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है, तो आप डेफिनेटली आपको एक बात बताऊं, इंडिया का जब पोखरण टेस्ट, मतलब न्यूक्लियर वेपन का जो टेस्ट हुआ था पोखरण में, इंडिया इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ सैटेलाइट, बट दे somewhere America is navigating India at that time. So India is having so much of pressure with so much of different क्या बोलते हैं उसे, दूसरे कंट्रीज के साथ वो होता है बहुत सारा, मतलब प्रेशर आ रहा था और वो अच्छे रिलेशंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे इंडिया, क्योंकि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उस चीज को इंडिया ब्रेक कर रहा था। अमेरिका उस चीज से खुश नहीं था। सो at that point of time, if India would have the technical power, so हमारे लिए वो आसान होता, वो पॉइंट हमारे लिए आसान होता कि हम उस चीज में बहुत अच्छे से आसानी से हम लोग काम कर सकते थे, खुद का सैटेलाइट होता और इंडिया इस चीज से उभर के और आगे कर सकता था। बहुत पहले इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ सकता था, जो फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया था 1975 तो इस क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिए हम बहुत वीक थे, इस वजह से हमें बहुत समय लग गया। अभी का जो टाइम है वो क्या लग रहा है कि अब स्टेबल इंडिया बहुत हद तक स्टेबल कर चुका है। जैसे कि आप देखिए कि जो स्पेस मिशन हैं, आप जानते हैं इंडिया कितने बड़े बड़े माइलस्टोन्स को क्रॉस करके अपने नाम पे कर चुका है। जैसे आप मंगलयान, चंद्रयान कह सकते हो कि आप मार्स पे जो मिशन भेजना था, मार्स है ना, मार्स पे जो मिशन भेजना था वो मतलब कि सिंगल ट्राई में, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं था जो सिंगल ट्राई में वहां तक भेज दिया। इंडिया वो कंट्री बना जो सिंगल ट्राई में वहां तक डायरेक्ट अपने स्पेस, मतलब कि जो भी था उस चीज को वो इसरो के थ्रू वहां पे भेज दिया। और ये चीज और बहुत कम से कम बजट में। ये इंडिया का एक पॉजिटिव साइड शो कर रहा होता है, जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग साइड शो कर रहा होता है ग्लोबल स्टेज पे, जो कम से कम इकोनॉमिक कंडीशन के थ्रू वो वहां तक पहुंच जा रहे हैं। ऐसा हम कहते हैं जो इंडियन मूवीज जो मतलब कि बहुत पैसे लगते हैं उसके 400 करोड़ या कुछ करके, उससे भी ज्यादा इंडिया की जो स्पेस रिसर्च सेंटर जो यूज हुआ था वो 400 करोड़ में मार्स पे एक मिशन कंप्लीट हो गया। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं इंडिया के पास कितना मतलब नॉलेज है, कह सकते हो।